IEEE Vardhaman Student Branch Reaching Brokers Project 2021, which is organized under IEEE Region 10, IEEE Region 10 Educational Activities under Reaching Locals Initiative under the IEEE Vardhaman Student Branch, supported by the IEEE Computer Society Chapter, Education Society Chapter, Robotic and Automation Society, Women and Engineering Affinity Group, Power and Energy Affinity Group, and IEEE Signal Processing Chapter. So this is our second webinar, which is on AWS EC2 services in regional Hindi. Today we are with us the eminent speaker, Professor Ashwin, who is the head of the department at IT from School of Engineering, RK University. So without any delay, I request sir to take over the session. Sir, over to you, sir. Yeah, very good afternoon, everyone. My apologies to everyone. Like I've been joined late due to some technical issues, but I'm sure कि like आज का जो सेशन है वो आपके लिए मतलब fruitfully रहेगा. And today like we'll be seeing कि AWS EC2 आज के दौर में किस तरह से यूज होता है. So hopefully like everyone is comfortable with the language as the session is to be in Hindi. तो मैं जहाँ मतलब की जरूरत रहेगी मैं मतलब हिंदी और जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसके लिए मैं मतलब की जो टेक्निकल टर्म्स है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी एवरीथिंग इन हिंदी. एंड एट द एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लाइक एवरीवन विल गेट द नो अबाउट द सर्विसेज कि AWS EC2 कैसे वर्क होता है और किस तरह से रियल टाइम एप्लीकेशंस में हम उसको यूज कर सकते हैं. सो विथ रेफरेंस टू दैट लेट मी share my screen. So just give me a minute. So I am sharing. Hope it's visible to everyone on a single screen, if I'm not wrong. Sir, screen is visible to everyone? Okay, yeah. So as sir introduced, my name is Ashwin Rayani. मैं computer IT department head of the department हूँ, School of Engineering RK University राजकोट में. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंटली बहुत ही ट्रेंड कर रहा है एंड वी आर गोइंग टू सी स्पेसिफिकली AWS. हमने काफ़ी सुना होगा कि अमेजोन की काफ़ी सारी क्लाउड सर्विसेज है, उसमें से हम एक सर्विस अभी फिलहाल देखेंगे दैट इज विथ रेफरेंस टू कॉम्प्यूटेशनल. हमारे जो सिस्टम्स रहती है उसमें कॉम्प्यूटेशनल कैसे AWS क्लाउड की ओर से प्रोवाइड हो रहा है. सो आज के सेशंस में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगी भाई, जैसे कि अमेजोन AWS का नाम है कि अमेजोन वेब सर्विसेज. सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेब सर्विस होता क्या है और AWS उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है. सो विल बी सीइंग कि AWS की कोर सर्विसेज जो मेन सर्विसेज है वो क्या है और उसमें किस तरीका लेयर्स है जिसे हम अपनी तरीके से हमारी नीड की बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं. देन मैं आपको मतलब कि दिखाऊंगा कि हम AWS सर्विस को कितनी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं. लाइक देयर आर 3 वेज, हम 3 तरीके से उसको AWS सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, तो हम उस पर देखेंगे. फिर ओवरऑल जो AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो पूरी वर्ल्ड वाइड उसने अपना सेटअप किया हुआ है, तो वो किस तरह से वर्क करता है और उसमें किस तरीके से सारे सर्विसेज को डिप्लॉय किया हुआ है उसके ऊपर हम देखेंगे. देन हम एक्चुअली देखेंगे कि कॉम्प्यूट सर्विस करता गया है और जो AWS का खुद का जो सर्विस है इलास्टिक कॉम्प्यूट क्लाउड दैट इज EC2, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको अगर हमें सेटअप करना है तो हम कैसे सेटअप करेंगे पूरा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा. लिनक्स सिस्टम अगर सेटअप करना है तो वो कैसे करेंगे, विंडोज सिस्टम सेटअप करना है तो वो कैसे करेंगे. So overall we are going to see the demonstrations on EC2. मैं पूरा आपको demonstrations करके दिखाऊंगा और जो हमारा आउटकम हम लुक आफ्टर कर रहे हैं तो फाइनल आउटकम किस तरीके से हमें दिखाई देगा वो हम बताएंगे. और जो हम EC2 सर्विस को यूज करेंगे, जैसे कि क्लाउड की कोई भी अगर सर्विस आप यूज करते हो तो प्राइसिंग हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटीज में रहती है क्योंकि दैट्स इन्वॉल्व मनी इन्वेस्टमेंट. तो वो प्राइसिंग किस तरीके से है, प्राइसिंग के मॉडल्स जो है EC2 के कंटेक्स्ट में वो हम देखेंगे. एट द एंड विल सी द सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर सेशंस एज ऑल्सो.
So let me just quickly start the thing with saying this. What is web services? अभी आजकल क्या होता है कि हर एक लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना दिक्कत रहती है। तो प्रॉब्लम यही होता है कि जो जो सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, सो दैट इज स्पेसिफिकली वही ऑर्गेनाइजेशन, वही इंस्टीट्यूट यूज करता है। सो विद द हेल्प ऑफ द वेब सर्विसेज एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, और किसी भी कंप्यूटर से आप उस सर्विसेज को अगर चाहिए तो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, और वो जो वेब सर्विसेज है वो आपको रिस्पॉन्स दे सकती है। तो जैसे कि ये मेरा क्लाइंट है, मतलब कि ये मेरा खुद का कंप्यूटर है, और मैं अगर कोई सर्विस लुक आफ्टर करता हूँ जो थर्ड पार्टी के पास अवेलेबल है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे कॉमन लैंग्वेज चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से मेरे पास XML भी है और JSON भी है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। जो भी वेब सर्विस प्रोवाइडर है वो रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करेंगे, उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो क्लाइंट को दे सकते हैं। सो इन दिस केस मुझे किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं रहती है। तो जो भी चीज हो रही है दैट इज थ्रू वेब सर्विसेज। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें अपना क्वेरी किया, और उस क्वेरी को सर्वर ने वेब सर्विसेज के फॉर्म में उसको इंटरप्रेट करके मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया। सो अल्टीमेटली मुझे जो चाहिए था वो मुझे क्लाइंट एंड पे मिल चुका है। अभी यही कंसेप्ट को अमेजोन ने बहुत ही लार्ज स्केल पे यूटिलाइज किया हुआ है, और वो जो चीज है उसको हम बोल रहे हैं AWS, दैट इज अमेजोन वेब सर्विसेज। सो बेसिकली जो वेब सर्विसेज है ना, वो सारी हैंडल कर रहा है अमेजोन। तो उसने जितनी भी सर्विसेज बनाई है वो सारी नॉन है AWS के हिसाब से। सो बेसिकली AWS क्या कर रहा है, वो सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमें ग्लोबली सारे के सारे क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये जो सारी सर्विसेज है वो ऑन डिमांड एक्सेस है, मतलब कि मुझे जब भी चाहिए तब मैं यूज कर सकता हूँ, जब नहीं चाहिए उसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से ऑन डिमांड एक्सेस मुझे कितनी कितनी सर्विसेज पे मिलेगा, मुझे कंप्यूटेशनल पावर भी मिल सकता है, मुझे स्टोरेज भी मिल सकता है, डेटा, और काफी सारे आईटी रिसोर्सेज वो सारे मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। मतलब कि जैसे कि आप कई लोग मतलब यूज भी कर रहे हैं गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, तो वो अल्टीमेटली कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक क्लाउड पे। आपको जब भी वो फोटो एक्सेस करना है, फाइल डाउनलोड करना है या अपलोड करना है, आप कर सकते हो, मतलब कि ऑन डिमांड, जब चाहिए तब मैं करूंगा, जब नहीं चाहिए नहीं करूंगा। सो सिमिलरली AWS is also providing such things. Again, AWS offer flexibility, उसका मतलब कि वो आपके हिसाब से जितना चाहिए वो फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कि अभी काफी सारे लोगों के पास अपना खुद का जीमेल अकाउंट तो रहेगा, तो उसमें लिमिटेशंस भी पता है कि भाई 15 GB तक ही स्टोर कर सकता है, राइट। अगर मुझे उससे ज्यादा स्टोर करना है तो मुझे पे करना रहेगा, और मुझे जितनी कैपेसिटी का चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। सो दैट इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। Similarly, Amazon Web Services also provides such flexibility. और सबसे बढ़िया चीज जो काम की है, जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, वो है पे ओनली फॉर द इंडिविजुअल सर्विस यू नीड। मतलब कि मुझे अगर कॉम्पिटिशनल सर्विसेज चाहिए तो मैं सिर्फ उसी का पे करूंगा, मुझे ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैकेज के लिए पे करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखोगे तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ज्यादातर मैं अगर वर्ड डॉक्यूमेंट ही यूज कर रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट यूज नहीं कर रहा हूँ, एक्सेल यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज का क्यों पे करूँ। मैं अगर वर्ड ही यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज कर, तो मुझे उसके लिए ही पे करना चाहिए। सो AWS उसी तरीके से वर्क कर रहा है कि जितनी सर्विस चाहिए उतना का ही आपको पे करना है, एंड एज लॉन्ग एज यू यूज दैम, जितनी ड्यूरेशंस के लिए आपको चाहिए उतने लिए, लाइक फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर, जितना टाइम चाहिए उतना ही आपको पे करना है। ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको पे करना है या हर मंथ पे करना है। So that is the beautiful features provided by this particular cloud service provider. Or AWS cloud service works together, it's like a building block. That means
कि वो खुद अकेला कुछ नहीं कर रहा है, वो सारी की सारी सर्विसेज को मिला के आपको एक ब्यूटीफुली आउटपुट देता है, जिससे आपकी जो एंटरप्राइज है उसके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारे के सारे आप वहां पे वर्क करवा सकते हो, राइट। अगर हम देखें कि और क्या क्या चीजें AWS प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉम्पिटेशनल सर्विस तो है ही, जो हम आज देखने वाले हैं उसमें स्पेसिफिकली EC2 सर्विसेज है। उसके अलावा भी हम देखेंगे कि स्टोरेज सर्विस क्या है, डेटाबेस सर्विस क्या है, नेटवर्किंग की सर्विस क्या है, सिक्योरिटी आइडेंटिटी सर्विसेज क्या है, मैनेजमेंट गवर्नेंस क्या है, AWS कोर्स मैनेजमेंट क्या है। इवन हम आज देखेंगे कि EC2 सर्विस कैसे वर्क होता है। फिर भी EC2 सर्विसेज को वर्क करने के लिए जो जो सर्विस जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हम यूज करने वाले हैं EBS जो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, हम यूज करेंगे IAM दैट इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, हम यूज करेंगे VPC दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड तो है ही है। हमें जो अल्टीमेटली आउटकम जो चाहिए EC2 से, उसके लिए थोड़ी बहुत दूसरी सर्विसेज का यूज तो होना ही होना है। तो दैट इज हाउ कि ये सारी सर्विसेज कनेक्टेड है, राइट। हम देखेंगे कि EC2 सर्विसेज में ये सारी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया हुआ है, राइट। गोइंग फर्दर, अल्टीमेटली जो हमारा AWS का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तीन चीजों पे है, एक है रीजन, दूसरा है अवेलेबिलिटी जोन, और तीसरा है एज लोकेशन। अभी जो एज रीजन है, तो उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि कोई एक सिटी है, रीजन मतलब कि टेरिटरी एरिया हम बोल सकते हैं। तो कोई एक सिटी है और सिटी के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन है। अवेलेबिलिटी जोन को हम देखेंगे लोकेशन के हिसाब से, कोई एक स्पेसिफिक एरिया है कि सिटी के अंदर कोई एक मैंने एक लैंडमार्क दे दिया है, तो वो अवेलेबिलिटी जोन हो गया। अभी इस चीज का यूज क्या है? अगर मैं कोई भी अपना क्लाउड पे सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ, डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना जरूरी मेरे लिए रहेगा कि मेरा कस्टमर जो मेरा यूजर्स है वो कौन से जगह से बिलोंग कर रहा है। अगर मेरा कस्टमर जो है US से बिलोंग्स कर रहा है, तो मैं अपना जो भी डिप्लॉयमेंट है, इंस्टॉलेशन है सॉफ्टवेयर का, वो उसके नज़दीक ही रखूंगा, ताकि उसको रिस्पॉन्स टाइम कम रिस्पॉन्स टाइम में उसको रिस्पॉन्स मिल जाए। सिमिलरली अवेलेबिलिटी जोन किस तरीके से वर्क करता है कि जो भी मैं अपने क्लाउड पे रखूंगा, तो एक जगह पे मैंने अगर रख दिया, कोई एक लोकेशन पे मैंने रख दिया, तो उस जगह पे अगर कुछ डिजास्टर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो मुझे नियर बाय लोकेशन से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ताकि मेरा क्लाउड सर्विस सफर ना हो। सो अवेलेबिलिटी जोन क्या रहता है कि एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन रहता है, मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टी बिल्डिंग कह सकते हो आप, मल्टी बिल्डिंग्स में मैंने अपना क्लाउड्स का पूरा स्टोर किया हुआ है। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन खराब हो जाता है या कुछ डिजास्टर की वजह से वहां पे कुछ वर्क नहीं चला, तो दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा रह सकता है। तो क्लाउड पे हमें मतलब कि जो भी हमारा रिसोर्सेस रखा हुआ है, सो दैट इज द रीजन वी आर सेइंग कि हाईली अवेलेबल, हाईली अवेलेबल हमेशा के लिए वो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल की जितनी भी सर्विसेज है या अमेजोन की जितनी भी सर्विसेज है, वो हमेशा लाइव ही रहती है। तो कई बार मतलब कि अपने को स्लो रिस्पॉन्स मिलता है, पर वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी जोन। तो ये अवेलेबिलिटी जोन का काम रहता है कि जो भी एप्लीकेशंस है, हमारे सॉफ्टवेयर है, वो हम कभी भी चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। एज लोकेशन जो है वो बेसिकली वो क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है, जो इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है ना, वो अपनी तरीके से उसको कैश में ले लेता है। तो कैश में अगर लोगों से एक ही प्रोडक्ट को सर्च करे कि मुझे पीसी लेना है, पीसी लेना है, तो हर बार वो उस लोकेशन पे जाके चेक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ये एज लोकेशन पे उसका जो इंफॉर्मेशन जो कैश में पड़ा होता है वहां से वो इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो बेसिकली क्या करता है, जो है वो कंटेंट को कैशिंग ले लेता है,
ताकि वो दूसरी बार अगर कोई यूजर उस इंफॉर्मेशन को लुक आफ्टर करता है तो क्विक वे में जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड कर सके। सो दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी फाउंडेशन सर्विसेज मतलब कि हमने जैसे कि कहा कि कॉम्पिटिशनल नेटवर्किंग, जो आगे आगे की स्लाइड में मैंने जो देखा वही है। अभी इस चीज का जरूरत नहीं है जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज है, क्योंकि आज जो हम देखने वाले हैं EC2, सो वो जो बेसिकली है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है। तो प्लेटफॉर्म का हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। वर्चुअल एप्लीकेशन में हम डायरेक्टली देखेंगे वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सारी सर्विसेज तो पता चल गई, पर अगर हमें AWS के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला है मैनेजमेंट कंसोल। दैट मीन्स कि हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस है कि जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं और हम ग्राफिकली सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि हमें एक यूजर इंटरफेस दिया हुआ है और वहां से हमें जो जो सर्विसेज चाहिए वो हम यूज करेंगे। दूसरा तरीका होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अगर आपने कई बार देखा होगा तो कि ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन रहती है जहाँ पे हम सारी चीजें कमांड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो AWS की सारी सर्विसेज भी हम CLI, जिसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ कमांड बेस्ड एंड स्क्रिप्ट बेस्ड। और फॉर स्पेसिफिकली डेवलपर के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर किट भी है, जिसके थ्रू अलग अलग तरीके से सर्विसेज को एक्सेस भी किया जाए। जावा से कर सकते हैं, पाइथन से कर सकते हैं, और भी सारी लैंग्वेजेस है जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के हिसाब से। पर आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा दिस लाइक आगे हमने देखा कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड AWS का खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ पे सारी क्लाउड सर्विसेज डिप्लॉय किए हैं वो किस किस डिजाइन की हुई है। तो जितनी भी जितने रीजन सर्विस हम आगे अभी देखेंगे कि यार रीजन क्या होता है एग्जैक्टली, क्या एबिलिटी जोन है, तो कैसे वर्क करते हो, किस तरीके से डिजाइन है। तो AWS का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, मतलब कि उसको जिस तरीके से यूज करना है हम कर सकते हैं। रिलायबल मतलब कि पूरा आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वहाँ पे जो डेटा रहेगा दैट इज सिक्योर, दैट इज अवेलेबल, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंट। मतलब कि अगर कुछ फेल हो जाता है तो इन मिनिमम टाइम में आपको फिर से लाइव भी देखने को मिलेगा। स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब है सपोज कि आज मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि कितना मुझे रिसोर्स चाहिए। मतलब कि मेरा जो सर्वर का कैपेसिटी है 8 GB का सर्वर रखना पड़ेगा या 16 GB का सर्वर रखना पड़ेगा, तो वो मुझे पता नहीं है। तो मैं अभी इनिशियली ऐसे ही 8 GB का सर्वर ले लिया, फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि मेरे कस्टमर तो बढ़ गए, उस पर कुछ ज़्यादा ही लोड आ रहा है और मेरा जो सर्वर है वो इतना कैपेबल नहीं है। तो अगर मुझे वो कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा सर्वर लेना पड़ेगा। फिर ऐसा भी हो गया कि और ज़्यादा यूजर्स आ गए तो तीसरा सर्वर लेना पड़ेगा। फिर कुछ समय बाद ये भी होगा कि अभी यूजर स्लोली ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, तो मैं उतने सर्वर का क्या करूंगा, मुझे तो अभी एक ही सर्वर से काम हो जाता है। तो AWS क्या कर रहा है, स्केलेबल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्केलिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपको जब भी चाहिए आप अपना सर्वर का कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ सर्वर बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ सर्वर घटा भी सकते हो। मतलब कि जितना इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हो, जितना डिक्रीज करना है डिक्रीज भी कर सकते हो, और ऑल दो सर्वर्स आर सिक्योर इन अ क्लाउड। अगर आपको AWS का पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो उन लोगों ने एक साइट भी प्रोवाइड किया है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज infrastructures.aws। वहाँ पे जाके आप सारे देख सकते हो कितने वर्ल्ड वाइड AWS के कितने रीजन्स है, कितने डेटा सेंटर्स है, कितने अवेलेबिलिटी जोन है। यू कैन सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उन लोगों ने पूरा का पूरा ओपन ही वो रखा हुआ है। अभी हम देखेंगे कि रीजन्स क्या होता है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे कोई भी क्लाउड का सर्विस है तो रीजन को हमें पहले डिसाइड करना है और फिर वो अल्टीमेटली जाता है एबिलिटी जोन में। सो बेसिकली AWS रीजन्स क्या है, तो वो एक जियोग्राफिकल एरिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिटी, तो सिटी इज वन जियोग्राफिकल एरिया। नाउ each regions specifically provide the fully redundancy and connectivity to the network। तो उसका मतलब क्या हुआ
कि जो भी हम रीजन्स में रखेंगे वो पूरा रिडंडेंट मतलब कि डुप्लीकेट भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर चांस के लिया कि कोई मेरा सर्वर फेल हो रहा है या कुछ वहाँ पे डिजास्टर हो रहा है या कुछ भी अनहोनी हो रही है, देन वी हैव द बैकअप, वो बैकअप रहेगा और कनेक्टिविटी रहेगा ही रहेगा कि जितने भी सर्वर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है। जहाँ पे आपने अपना क्लाउड का सर्विस डिप्लॉय किया है, so those will be in a connected mode. So basically, regions typically consist of two or more availability zone. मतलब कि रीजन के अंदर दो या उससे ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन तो फिक्स है, इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा, ये मेरा रीजन है और उसके अंदर मिनिमम मेरे दो अवेलेबिलिटी जोन है। ये अवेलेबिलिटी जोन 1 और ये 2, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। So in a case, अगर एक मेरा अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट पर्टिकुलर रीजन उसी रीजन का दूसरा जो अवेलेबिलिटी जोन रहता है वहां से मुझे सर्विस मिलेगी, वो हमेशा मिलती ही रहेंगी। तो मेरा जो सर्वर रहे, जो मेरा मशीन है, जो मेरा वर्क स्टेशन है, वो कभी डाउन नहीं होगा। वो बेसिकली कंसिस्ट करता है डेटा सेंटर, जो हमने काफी सारे डेटा सेंटर शायद आपको पता भी रहेंगे कि वहाँ पे ह्यूज सर्वर्स, नंबर ऑफ सर्वर्स रहेंगे, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स एक साथ रहते हैं। तो जो भी मैंने अपना क्लाउड का सर्विस लिया है, जो भी मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, वो बेसिकली होते कहाँ पे हैं? तो डेटा सेंटर्स में। और डेटा सेंटर किस चीज का बना होता है? सर्वर्स का बना होता है। So they are interconnected with the other availability zone using the high speed private network. तो मतलब कि इन लोगों का खुद का AWS का खुद का प्राइवेट नेटवर्क रह गया, तो वो किसी और पे रिलायबल नहीं रहता है। अगर ये अवेलेबिलिटी जोन मेरा नहीं वर्क कर रहा है तो इंटरनली नेटवर्क के हिसाब से वो अप कर देगा और आपका जो एप्लीकेशन है, जो सिस्टम्स है, वो हमेशा लाइव ही रहेगा। एज ए कस्टमर, एज ए प्रोवाइडर, वी हैव चॉइस कि अगर हमें अपना खुद का अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। और अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्शंस के टाइम AWS रिकमेंड भी करेगा जो डेटा है, जो रिसोर्सेज है, उसको रेप्लिकेट कर आप बैकअप कॉपी अगर इस सर्वर पे भी रखो, ये सर्वर पे भी रखो, ये सर्वर पे भी रखो। अगर यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, होता है, एप्लीकेशन क्रिएट किया है, वहां से आपको सर्विस तो मिलती ही रहेगी, राइट? सो यही चीज के लिए अवेलेबिलिटी जोन का यूज होता है। अगर हम मतलब रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स को समझ चुके हैं, देन वी कैन शिफ्ट टू दी कॉम्प्लीट सर्विसेज। तो कॉम्प्लीट सर्विसेज में हमारे पास काफी सारे सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है Amazon EC2, जिसका हम आज मतलब कि डिटेलिंग में देखने वाले हैं, जो हमारा कोर टॉपिक है। तो इलास्टिक कॉम्प्लीट सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज जो हम देखने वाले हैं। उसके अलावा भी काफी सारी सर्विसेज है, पर इसके हम ऊपर ज्यादा से डिस्कस नहीं करेंगे। सो EC2 होता क्या है? सो EC2 में हम बेसिकली प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्लीट सर्विसेज, और वो बेसिकली ऑल्सो नोन एज ए वर्चुअल मशीन। अभी जो मैंने वर्चुअल मशीन बोला, तो काफी सारे लोगों को पता भी होगा कि वर्चुअल मशीन होता क्या है। वर्चुअल एज ए वर्ड इंडिकेटिंग कि वो फिजिकली अपने पास अवेलेबल नहीं है, बट यस इन अ क्लाउड इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल। कि जो AWS है उसके पास तो फिजिकल है, फॉर अस इट इज नॉट फिजिकल। तो उसकी हिसाब से हम उसको वर्चुअल बोल रहे हैं। मशीन यहाँ पे यूज टर्म किया हुआ है क्योंकि हम वहाँ पे एक सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, वर्क स्टेशन क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से हम उसको वर्चुअल मशीन कह रहे हैं। तो अगर हम मतलब अपने प्रीमाइसिस में या इंडिविजुअल घर पे या ऐसा अगर ऑफिस में देखेंगे, तो जो भी सिस्टम्स रहेंगे उसको हम बोलेंगे ऑन प्रीमाइसिस सर्वर, तो उसको हम बोलेंगे ऑन प्रीमाइसिस मशीन भी बोल सकते हैं। पर अभी हम मतलब की बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो क्लाउड में जो चीजें सारी रहेंगी और स्पेसिफिकली अमेज़न के हिसाब से जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है EC2। सो हम वहाँ पे कितने
EC2 बना सकते हैं, मतलब कि किस तरीके की मशीन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर्स बना सकते हैं। सो दीज आर द जस्ट अ फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड कि हम वहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हैं, हम वेब सर्वर बना सकते हैं, डेटाबेस सर्वर बना सकते हैं, गेम सर्वर है, मेल सर्वर है, काफी सारी चीजें हम बना सकते हैं, राइट। सो वो जो मशीन क्रिएट होती है ना, उसको हम नाम देंगे इंस्टेंस। अभी ये जो इंस्टेंस है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो है अमेजोन की खुद की है। तो जितनी भी मशीन बनाएंगे तो अमेजोन बोलता है कि हमने इतने इंस्टेंस बनाए हुए हैं, राइट। तो ये जो सारे जो सर्वर्स है उसको हम बोलेंगे EC2 इंस्टेंसेस। सो बेसिकली EC2 क्या करता है, तो वो प्रोवाइड करता है हमें वर्चुअल मशीन विच इज रिफर टू एज EC2 इंस्टेंस। स्पेसिफिकली क्लाउड के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि ये जो वर्चुअल मशीन हमें जो मिलता है, जो इंस्टेंस हमें मिलता है, उस पर हमारा फुल्ली कंट्रोल रहता है एज ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वो आइदर विंडोज का होता है और लिनक्स का होता है। अभी रिसेंटली अमेजोन ने रिलीज किया हुआ है मैक OS भी। अभी तक हम दो ही तरीके के EC2 इंस्टेंस बना सकते थे, विंडोज और लिनक्स। अभी रिसेंटली उसने मतलब कि मैक OS को भी रिलीज किया है विद द फ्यू फ्लेवर्स। सो अगर मुझे क्लाउड में खुद का सर्वर क्रिएट करना है तो मेरे पास दो ही चॉइस है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, एक है विंडोज और दूसरा है लिनक्स। लिनक्स के काफी सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, उबुंटू है, फेडोरा है, जो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। सो यू कैन लॉन्च एनी इंस्टेंस टू द एनी साइज in any of this availability zone anywhere in the world. That means कि मुझे जितने मशीन्स क्रिएट करने हैं मैं कर सकता हूँ कहीं भी मतलब कि जहाँ जहाँ पे अमेजोन का खुद का सर्विस अवेलेबल है मैं कहीं भी उसको लॉन्च कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, तो हम अब उस पर बात करेंगे। अगर मुझे कोई भी इंस्टेंस अगर क्रिएट करना है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन रेडीमेड यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन का एक सर्विस दैट इज अमेजोन मशीन इमेज। ये क्या करता है कि जैसे कि आपको पता रहेगा कि विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास आईओएसओ फाइल होना चाहिए, बूटेबल फाइल होना चाहिए। सिमिलरली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास आईओएसओ फाइल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आईओएसओ फाइल, जहां से मुझे पूरा का पूरा विंडोज का या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एनवायरनमेंट मुझे चाहिए, इंस्टॉलेशन चाहिए, वो अमेजोन ने पहले ही बना के रख दिया हुआ है। तो जब मैं ये सर्विस यूज करने जाऊंगा मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शंस करना है कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। बाकी इंस्टॉलेशंस का काम अमेजोन का है और वो भी थोड़े ही मिनटों में आपके पास रेडी करके भेज सकता है। सो हम कितने भी इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AMI और थोड़ी ही क्लिक पे, थोड़ी ही लाइन ऑफ कोड पे इन अ फ्यू मिनट्स माय सिस्टम इज गोइंग टू बी रेडी। अभी आपको पता रहेगा अगर मुझे विंडोज इंस्टॉलेशंस करना है मेरे लोकल सिस्टम्स में या लैपटॉप में तो आधा पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा। व्हाइल इन दिस केस इट्स जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और जो भी मैंने मशीन्स बनाया है उस पर हम पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रैफिक। तो मतलब कि हम ऐसी सिक्योरिटीज रखेंगे जिससे मैं डिसाइड करूंगा कि ये जो मैंने मशीन बनाया है क्लाउड पे वो कौन एक्सेस कर सकता है और उस मशीन से मैं किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। सो वी कैन हैव द कंप्लीट कंट्रोल ट्रैफिक ऑन दैट, राइट। सो ये एक सिंपल सा व्यू मैंने अभी दिखा रहा हूँ, इसको हम डिटेलिंग में देखने ही वाले हैं। पर जैसे ही हम अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे वी हैव अ रेडीमेड डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड हमें दिखाएंगे कि हमने कितने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किए हैं और क्या क्या रन हो रहा है, कौन कौन से है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक डैशबोर्ड से पूरा का पूरा मिलेगा। अभी किसी भी EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए हमारे पास एज ए यूजर 9 की डिसीजंस वी हैव टू टेक। मतलब कि हमें 9 चीजें तय करनी रहती है कि किस हिसाब से मैं अपना EC2 इंस्टेंस रन करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमारे अमेजोन में
अमेजोन के अंदर एक लॉन्च विजार्ड दिया हुआ है, लॉन्च इंस्टेंस विजार्ड दिया है कि जिसकी मदद से मैं अपना डिसीजन लूँ। वो क्या डिसीजन है, लेट्स सी ऑन दैट पार्ट। अभी ये थोड़ा थियरी आपको मतलब लगेगा, देन विल सी द डेमोन्स्ट्रेशन। जो जो मैंने 9 डिसीजंस अभी बात करने वाला हूँ, उसी चीज का हम प्रैक्टिकल डेमो पॉइंट देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला जो भी हमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना है, तो उसमें सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे AMI। तो AMI होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि इमोशन मशीन इमेज। तो बेसिकली दिस AMI इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कि वो क्या कर रहा है, कि वो एक बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट इज द बेसिक स्टफ, कि मशीन इमेज के अंदर हमारा प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजोन ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो आप उसके अंदर पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आप प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी AMI सिलेक्ट कर सकते हो और कॉम्बिनेशंस वाला भी AMI सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक विंडोज सर्वर चाहिए जिसके अंदर PHP इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और अपाचे सर्वर भी इंस्टॉल होना चाहिए। ये मेरे 3-4 सॉफ्टवेयर है जो मुझे चाहिए। तो अमेजोन मुझे ऐसा एक AMI प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर पहले से इंस्टॉलेशन है, ताकि जब मैं वो सिस्टम्स लॉन्च करूँ तो मुझे इंस्टॉलेशन में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना एप्लीकेशंस और जो मशीन दिया है उसको मैं डायरेक्टली यूज कर सकूँ। यहाँ पे जो AMI है, जो अमेजोन मशीन इमेज है, वहाँ पे हमारे पास 4 चॉइसेस है। द वेरी फर्स्ट चॉइस वी हैव, दैट इज क्विक स्टार्ट। मतलब कि जो भी अमेजोन ने प्रोवाइड किया है, हम डायरेक्टली उसको उठा लेंगे, हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे। सो दैट इज लिनक्स और विंडोज के काफी सारे कॉम्बिनेशंस के AMI हमारे पास अवेलेबल है। माई AMI मतलब क्या होता है कि मैंने खुद का, मेरा खुद का एक मशीन का इमेज मैंने बना दिया हुआ है और अमेजोन पे लॉन्च कर दिया हुआ है। जैसे कि अमेजोन ने मुझे सिर्फ 3 ही सॉफ्टवेयर दिए, अपाचे सर्वर, PHP और पाइथन, ये दिए। पर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं उसके अंदर जावा भी रखूँ, मेरा रिक्वायरमेंट में उसके अंदर .NET भी इंस्टॉल करके रखूँ। वो चीज़ें अमेजोन ने अभी प्रोवाइड नहीं की है। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद का एक सिस्टम बनाऊंगा और AMI मशीन इमेज बना के खुद अमेजोन के अपने ही अकाउंट में लॉन्च कर दूंगा। तो उसको बोलते हैं माई AMI। सो जो जिस चीज को मैंने क्रिएट किया हुआ है। तीसरा ऑप्शन रहता है, तीसरा चॉइस रहता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या रहता है कि काफी सारे थर्ड पार्टीज जो खुद का बना के अमेजोन के मार्केट प्लेस में रख देते हैं। अभी आप सबको शायद पता ही रहेगा प्ले स्टोर क्या होता है, तो काफी सारे एंड्रॉइड की एप्लीकेशन वहां से मिल जाते हैं जो थर्ड पार्टी थ्रू बनाई हुई है। तो वो जैसे एक प्ले स्टोर है, इसी तरीके से AWS का मार्केट प्लेस है जिसके अंदर थर्ड पार्टी का खुद का AMI वो बना के रख देते हैं। जैसे कि मेरा एक सिस्टम चाहिए लिनक्स का और उसके अंदर मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन चाहिए, तो वो थर्ड पार्टी ने खुद के बना के हमें भेज दिया हुआ है। अगर हम इफ वी आर कंफर्टेबल वी कैन यूज दैट डायरेक्टली। तो ये जो मार्केट प्लेस है वो AWS ने ट्रस्टेड होता है, उसने चेक किया कि ये वर्क कर रहा है। जो फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिटी, दैट इज ओपन टू एवरीवन, कि कोई भी कम्युनिटी बना जो यूजर्स है वो बना के AMI को दे देगा। तो अमेजोन उसको ना नहीं बोलता है, पर अमेजोन उसको क्या बोलता है कि अगर आपको ये सारी चीजें यूज करनी तो यूज एट योर ओन रिस्क, बिकॉज अमेजोन ने उसको टेस्ट नहीं किया है, उसने सिर्फ अलाउ किया है कि ये अवेलेबल है, तो वो आपको अपने रिस्क के बेसिस पे ही सिलेक्ट करना है। तो अभी इसमें तो ज्यादा हम नहीं जाते, तो हम फोकस करेंगे कि पहला हमारा जो स्टेप्स रहेगा वो हम उसमें मशीन इमेज सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे और कुछ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, राइट। दूसरा डिसीजन जो हमें लेना रहता है वो है इंस्टेंस टाइप। अभी मैंने ये तो तय कर लिया कि मेरा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, पर मुझे और भी डिसाइड करना है कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ साथ मुझे अपना रैम का क्या कैपेसिटी रखना है, CPU का क्या कैपेसिटी रखना है, स्टोरेज का क्या कैपेसिटी रखना है, नेटवर्क का परफॉर्मेंस क्या रखना है, तो वो डिसाइड होता है इंस्टेंस टाइप पे। तो इंस्टेंस टाइप में अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरीज जैसे कि जनरल पर्पस, मतलब कि मेरा रेगुलर सिस्टम लाइक योर कंप्यूटर एंड माय कंप्यूटर आई यूज फॉर जनरल पर्पस। अगर मेरा स्पेसिफिक नीड है कि जो मेरा एप्लीकेशन है
वो कॉम्पिटिशनल के लिए यूज चाहिए, तो कॉम्पिट ऑप्टिमाइज के लिए हमारे पास अलग से इंस्टेंस टाइप अवेलेबल है। अगर मेरा जो एप्लीकेशन वो ज़्यादा मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए चाहिए तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, स्टोरेज के लिए चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सो बेसिकली इंस्टेंस टाइप होता क्या है? दैट इज ऑफरिंग अ फैमिली, जनरेशन एंड साइज। फैमिली मतलब कि अगर आपको पता है तो लाइक इंटेल, आर्म, वो सारी मतलब कि प्रोसेसर की एक फैमिली है। इसी तरीके से अमेजन ने खुद की एक फैमिली बनाई है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इसी तरीके से अमेजन ने खुद का एक जनरेशन बनाया हुआ है। और साइज, सो विच अल्टीमेटली इंडिकेट्स द कैपेसिटी, मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज, दो साइज। सो जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोसेसर का क्या कैपेसिटी है। इसी तरीके से अमेजोन वो चीज प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेंस टाइप से। तो लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक मेरा इंस्टेंस टाइप है जिसका नाम है T3 लार्ज। तो T इज अ फैमिली नेम, 3 is a generation, and large is a capacity. Here you can see in this particular table, जैसे कि यहाँ पे दिया है T3 nano, तो मतलब कि मेरा फैमिली जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मेरा जनरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, पर उसका जो साइज है वो चेंज है। जैसे कि नैनो है तो उसमें वर्चुअल सीपीयू का कैपेसिटी 2 है, जिसमें रैम का कैपेसिटी 0.5 है, स्टोरेज ये एक टाइप का स्टोरेज सपोर्ट किया हुआ है। अभी जैसे जैसे मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, मेरा मेमोरी का साइज डबल होते जा रहा है। देखिए, नैनो से मैंने मैक्रो में आया तो मेरा कैपेसिटी जो रैम का है वो 1 हो गया, स्मॉल में आया तो 2 हो गया, मीडियम में 4 हो गया, लार्ज में 8 हो गया, एक्स लार्ज में। अभी मेरा वर्चुअल सीपीयू का भी कैपेसिटी इंक्रीज हुआ और रैम का भी कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। अभी इस चीज का सिलेक्शन आपको किस हिसाब से नीड है, रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या क्या नीड है, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चॉइस रहता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जो मेरा इंस्टेंस टाइप है उसके बेसिस पे मेरा प्राइसिंग भी, क्लाउड का सर्विस का जो प्राइसिंग है वो चेंज होगा। जैसे कि हमने लोकल मार्केट में भी देखा होगा, अगर मैं कोई इंटेल का i3 प्रोसेसर लेता हूँ तो उसका प्राइस कम है, और i5 प्रोसेसर लेता हूँ तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द i3। सिमिलरली हियर, जो हमारा इंस्टेंस टाइप है उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका प्राइसिंग क्या रह सकता है। जो मैंने आगे कैटेगरी जो बताया, पहले जो कैटेगरी बताया उसके हिसाब से अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फैमिली है। तो जैसे कि जनरल पर्पस के लिए हमारे पास A1, M4, M5, T2, T3, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है, इंस्टेंस टाइप अवेलेबल है। अगर मेरा इंस्टेंस टाइप में अगर सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटेशन के लिए मुझे अगर चाहिए तो मुझे इस फैमिली की यूज करनी पड़ेगी, C4 एंड C5 का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं मेमोरी के लिए अगर देख रहा हूँ तो मुझे R4, R5, X1, Z1 फैमिली का यूज करना पड़ेगा। तो दैट इज यूज फॉर दैट पर्पस। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि यूज केसेस भी बताए कि जनरल पर्पस, अगर ब्रॉडर पर्पस पर्सपेक्टिव है हमारा, तो हम जनरल पर्पस से ही काम चला सकते हैं। अगर मुझे हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं ये इंस्टेंट टाइप सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मेमोरी पर्टिकुलरली यूटिलाइज के लिए यूज कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ये इंस्टेंस टाइप मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए ये सारी मशीन लर्निंग जो अगर एडोबी में है तो उसके लिए प्रीफरेबल है कि मैं इंस्टेंस टाइप इसमें से ही सिलेक्ट करूँ। अगर मैं स्टोरेज के अकॉर्डिंगली कुछ वर्क करना चाहता हूँ तो मुझे इसमें से ही सिलेक्ट करना रहेगा। देन एंड देन इट विल गिव द बेटर आउटकम। तो ही मेरा क्लाउड सर्विस मुझे अच्छी तरीके से आउटकम देगा। तीसरा डिसीजन जो रहता है वो है नेटवर्क का सेटिंग्स, कि मुझे कौन से नेटवर्क को मैं अलाउ करूँ ना करूँ, और उससे पहले मैं अपना खुद का एक नेटवर्क में बनाना चाहता हूँ क्लाउड पे, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब कि एक तरीके से मैंने लेन ही क्रिएट कर दिया हुआ है वर्चुअली एनवायरनमेंट में। सो वेयर शुड द इंस्टेंस शुड बी डिप्लॉय, मैं चाहता हूँ कि वो स्पेसिफिक एक ही लेन में इंस्टॉल हो, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा VPC और उसमें मैं अपना सबनेट भी क्रिएट करूंगा, और वो जो IP एड्रेस में वहां पे रखूंगा वो ऑटोमेटिकली असाइन होगा या प्राइवेट होगा, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। Amazon अपनी तरीके से भी IP एड्रेस अलोकेट करता है। सो अल्टीमेटली टू एक्सेसिबल फ्रॉम इंटरनेट, जो मेरा पब्लिक IP जो मुझे Amazon प्रोवाइड करेगा
वो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये मेरा अमेज़न का पूरा क्लाउड है। रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी ज़ोन जो हमने आगे देखा। अभी अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर मैं अपना खुद का एक पीपीसी मतलब कि एक लैन क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैंने सबनेट बना दिया और वो सबनेट को मैंने इंस्टेंस के साथ अटैच कर दिया। तो मतलब कि वो जो मेरा सर्वर है, वो यही रीजन्स, वो यही अवेलेबिलिटी ज़ोन में से मुझे एक्सेस होगा। वीपीसी मेरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अवेलेबिलिटी ज़ोन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मुझे दूसरा कोई सर्वर रखना है, दूसरे ज़ोन में रखना है, तो उसका और इसका कनेक्शन वैसे नहीं रहेगा। The fourth decision, which is optional, most of the times people are putting as a optional कि वो रन टाइम भी डिसाइड कर लग सकते थे और कई बार हमें स्पेसिफाई नहीं करना भी नहीं रहता है कि वो अगर एक या दो यूजर है तो चलेगा भी। तो बेसिकली फोर्थ में क्या हम करते हैं कि आई एम रोल कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में हम यूजर स्पेसिफिक एक्सेस अगर किसी चीज का देना है कि ये जो मैंने मशीन बनाया वो कौन यूजर्स उसको एक्सेस करेगा, अगर वो मुझे स्पेसिफाई करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस आई कैन डिसाइड will software on EC2 instance need to interact with other AWS services। अगर आपका जवाब यस है देन यू हैव टू मेक ए सिलेक्शंस ओवर हियर। देन आपको अपने अप्रोप्रिएटली यूजर्स बनाने पड़ेंगे, यूजर्स को रोल असाइन करना पड़ेगा, उसको परमिशंस असाइन करनी रहेगी, उसको पॉलिसी असाइन करना रहेगा। तभी वो यूजर्स, वो परमिशंस वाले यूजर्स सिर्फ इस EC2 को मतलब कि मेरे मशीन्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो बेसिकली आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता क्या है, दैट इज द इंस्टेंस प्रोफाइल कि कौन से यूजर्स प्रोफाइल वाले इस सिस्टम्स को यूज करेंगे, बाकी कोई भी यूजर उसको यूज नहीं कर सकता, राइट। सो यू कैन अटैच अ रोल एज ए, मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स एज ए रोल है, फैकल्टी एज ए रोल है। अगर मुझे कुछ सिस्टम्स पे ऐसे एक्सेस देना है रिस्ट्रिक्टेड वे में तो मैं दे सकता हूँ, राइट। फिफ्थ डिसीजंस अगेन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि अभी आप स्पेसिफाई करो। आपको अगर एक बार सिस्टम लॉन्च भी हो जाता है उसके बाद भी ये कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पर ये किस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, हम क्या करें कि हम जब भी AMI का यूज करेंगे, अगर उसी टाइम मैं बता दूं कि भाई जो मेरा लिनक्स का सर्वर है उसमें मुझे क्या क्या इंस्टॉल पहले से करवाना है या कौन सी स्क्रिप्ट मुझे रन करवानी है, तो मैं यूजर डेटा के अंदर उसको एंट्री कर दूंगा, मतलब कि मेरा वहां पे पूरा स्क्रिप्ट मैं लिख दूंगा। तब जब भी मेरा वर्क स्टेशन मतलब कि मेरा सर्वर लॉन्च होगा फर्स्ट टाइम, तो ये यहाँ पे जो भी मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, जो भी स्क्रिप्ट मैंने अटैच किया हुआ है, वो पहली बार ही रन होगा। बाकी एक बार इंस्टॉल हो गया तो हर बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती है। तो उसके हिसाब से मेरा ये सर्वर रन होगा और पहले टाइम में फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, है। तो इससे क्या मुझे फायदा है कि जब भी मेरा सिस्टम लॉन्च होगा, भले ही पहली बार वो थोड़ी देर लगाता है, पर जैसे ही लॉन्च होगा मेरा सिस्टम रेडी टू यूज है, तो तब मुझे कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती है। तो दैट इज वन एडवांटेज। पर अगर आपको स्क्रिप्टिंग और ऐसा कुछ नहीं आता है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कि जैसे ही सिस्टम लॉन्च होता है और आपको पता है कि किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, यू कैन यूज दैट मेथड एज वेल। अभी बात आती है कि जो मेरा सिस्टम है वहां पे कितना स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली जो हमारा डिस्क रहता है, जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है, तो वो कुछ रूट वॉल्यूम के साथ ही आता है। मतलब कि आ, आ, मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स कर दिया तो उसको मिनिमम जो स्पेस चाहिए, जो स्टोरेज चाहिए 1 GB का रहता है। अगर मैंने विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया तो मिनिमम स्पेस मुझे 30 GB का चाहिए, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा अगर मुझे कुछ अटैच करना है, एडिशनल स्टोरेज अगर देना है, तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ वॉल्यूम है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क के अलग अलग फॉर्म्स है, लाइक SSD nowadays is very much popular, so you know that very well कि SSD किस हिसाब से यूज हो गया। अगर आपको कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं एक्सटर्नली बाद में ये वॉल्यूम एडिशनली अटैच करता हूँ, तो
So if volume will be deleted, that means मतलब कि अगर मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाता है तो मेरा वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। अगर जो मेरा रूट वॉल्यूम जो है वो डिलीट हो जाएगा उसके साथ ही। तो अगर मुझे वो नहीं चाहिए कि नहीं मुझे डेटाबेस तो चाहिए ही चाहिए, स्टोरेज जो है वो तो मेरा रहना ही चाहिए, बैकअप मेरा रहना ही चाहिए, भले ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बर्बाद हो जाए या विंडोज डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए, पर मेरा जो डेटाबेस है जो स्टोरेज पार्ट है वो उसको कुछ अफेक्ट नहीं होने चाहिए। देन वी हैव ऑप्शन। तो स्टोरेज के क्या क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से है पहला तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। So elastic block storage is work like a external hard disk और जिसको हम पेन ड्राइव के हिसाब से, पेन ड्राइव एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि वो यहाँ पे जो कैपेसिटी बहुत ही लार्ज होता है जो पेन ड्राइव का नहीं रहता है। सो इट्स ए ड्यूरेबल अगेन। तो ये जो ब्लॉक स्टोरेज है वो ड्यूरेबल भी है और उसका जो वॉल्यूम कैपेसिटी है दैट इज ब्लॉक लेवल स्टोरेज वॉल्यूम कैपेसिटी। अगर आप इंस्टेंस मतलब कि जो मेरा मशीन है उसको बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो और उस टाइम पे मेरा ईबीएस वर्क नहीं करता है। तो इफ यू आर यूजिंग ईबीएस then you can stop your instance, start it again and data will be there. That's not a problem. अगर अगर आप रूट वॉल्यूम में स्टोर करेंगे कुछ भी चीजें, मैंने अपने इंस्टेंस को स्टॉप किया, स्टार्ट करूंगा तो जो भी मैंने पहले स्टोर किया था वो मुझे वहां पे नहीं मिलेगा। तो ईबीएस का फायदा क्या है कि जितनी भी बार मैं इंस्टेंस स्टॉप करूँ या स्टॉप टर्मिनेट कर दूं, मेरा डेटा वहीं का वहीं रहेगा। सो दैट इज द एडवांटेज। जो मैं आगे रूट वॉल्यूम का बोला ना तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस स्टोर, क्योंकि मैंने एक इसी टू इंस्टेंस क्रिएट किया, वर्कस्टेशन क्रिएट किया और उसका स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टोरेज इज प्रोवाइड ऑन द डिस्क डाटा अटैच, मतलब कि जो मेरा इसी है इसी टू इंस्टेंस है उसके साथ अटैच है। तो अगर वो सिस्टम चालू है मतलब EC2 इफ इट इज रनिंग देन मेरा डेटा भी एक्सेसिबल है। इफ इंस्टेंस इज स्टॉप मतलब कि मेरा मशीन जो है बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया, तो डेटा स्टोरेज इज गोइंग टू बी डिलीटेड क्योंकि वो टेम्परेरी रहता है। तो उसके लिए हमारे पास अदर ऑप्शंस क्या है कि EFS है और S3 भी है जहाँ पे हम लार्ज डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, राइट। जो मैंने चीजें बोला वही है। इंस्टेंस 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स ईबीएस में रूट वॉल्यूम है और EC2 इंस्टेंस का स्टोर वॉल्यूम है। तो यहाँ पे परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, दैट्स ओनली डिफरेंस। तो लेट मी जस्ट कीप मूव ऑन। सेवंथ डिसीजन जो है वो है एड टैग्स। तो टैग्स किस लिए हम करते हैं, आइडेंटिटी के लिए। जो मतलब कि आपने देखा भी होगा कि फेसबुक और ट्विटर या इंस्टा में हम एक दूसरे को टैग करते हैं, मतलब कि असाइन करते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ है, आइडेंटिटी के पर्पज यूज है। तो यहाँ पे टैगिंग का यूज जो है वो क्या है कि नॉट ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेटा डेटा, कि मैंने जो भी सिस्टम्स बनाए हैं वो किस पर्पज से बनाए हैं, उसका आइडेंटिटी क्या है खुद का। तो उसको लिए हमें दो वैल्यू असाइन करनी रहती है, एक की और दूसरा है वैल्यू। सो वो कब काम आएगा कि जब मेरे पास कुछ ज्यादा ही नंबर के वर्क स्टेशन है, जैसे कि मेरे पास 15-20 वर्क स्टेशन है। अभी मैं उसको आइडेंटिटी कैसे करूंगा कि कौन सा मशीन मैंने किस पर्पज से रखा है। तो बेसिकली उस समय आपको टैग हेल्प आउट करेगा। टैगिंग के हिसाब से आप ग्रुप भी कर सकते हो, उसको फिल्टर भी कर सकते हो, उसके कोस्ट मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैं बोला कि वेब सर्वर 1, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिया, अभी वेब सर्वर 1 का कितना कॉस्टिंग है, अगर मुझे फिल्ट्रेशन करना है तो मैं फिल्टर करके बता दूंगा भाई ये इस वर्क स्टेशन का कितना कॉस्टिंग है, ताकि मैं अपना बजट पे लिमिट भी कर सकता हूँ। एट डिसीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप्स जहाँ पे हम फायरवॉल्स सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको पता ही रहेगा कि फायरवॉल किस हिसाब से यूज होता है। बेसिकली फायरवॉल इज वर्क एज लाइक की ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, कि जो भी इन एंड आउट मैं अपने सिस्टम में अलाउ करना चाहता हूँ वो उसके लिए मैं रूल्स वहां पे सेट कर रहा हूँ। तो वही चीज अगर मुझे क्लाउड में चाहिए, अमेजोन में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप करके फीचर्स है जहां पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कौन से प्रोटोकॉल से मैं ये सिस्टम्स को एक्सेस करूंगा
कौन से पोर्ट के उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे कि ये एग्जांपल दिया है कि अगर मैं कोई एक ऐसा इंस्टेंस बनाता हूँ, वर्चुअल मशीन्स बनाता हूँ कि जो मुझे सिर्फ SSH थ्रू ही एक्सेस करना है और प्रोटोकॉल के हिसाब से TCP ही यूज करना है और उसका पोर्ट रेंज में 22 ही देना है, और यहाँ पे एक सोर्स में दिया हुआ माई आईपी। माई आईपी मतलब कि मेरे ही मशीन से कनेक्ट होना चाहिए, किसी और के मशीन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज मैं अगर सेट करता हूँ तो अमेजोन मेरे ही मशीन से इसी आईपी एड्रेस से उस सिस्टम को कनेक्ट करेगा, किसी और चीज से वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज अ काइंड ऑफ फायरवॉल रूल्स वी कैन सेट, राइट। एक बार ये हो जाता है तब हम आइडेंटिटी और वी आर गोइंग टू क्रिएट द की पे, मतलब कि हमारा मशीन से एक बार क्रिएट हो चुका है, अभी उससे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ यूजर नेम होने चाहिए, कुछ पासवर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे अमेजोन हमें दो तरीके की पासवर्ड, मतलब यहाँ पे बोला हुआ है की, पासवर्ड को यहाँ पे नाम दिया गया है की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जो पब्लिक की है वो अमेजोन के पास रहेगा और जो प्राइवेट की है वो मेरे पास रहेगा। दैट मीन्स वी कैन स्टॉप। जैसे कि आपने बैंक में देखा होगा कि लॉकर रहता है, तो एक जो चाबी रहता है वो मैनेजर के पास रहता है, जो कॉमनली सबके लिए एप्लीकेबल होता है, और दूसरा जो की है वो मेरी चाबी से मैं उस लॉक को खोल सकता हूँ। सिमिलर कंसेप्ट ये भी है कि एक चाबी अमेजोन लगाएगा, दूसरी चाबी मैं लगाऊंगा, then and then only we can access this workstation EC2 instance। तो जो हमारा विंडोज है उसके हिसाब से चाबी भी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। जैसे कि लिनक्स है तो उसके लिए SSH करके जो प्रोटोकॉल है वही यूज करना रहता है, जो विंडोज है उसके लिए RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल वो यूज करना रहता है। अल्टीमेटली ये हो गया हमारा लॉन्चिंग ऑफ EC2 सर्विसेज। मतलब कि जैसे ही ये मैं स्टेप्स कंप्लीट करूंगा ये मेरा स्क्रीन दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ पे अब ये तो जिस स्क्रीनशॉट ही है कि किस हिसाब से आपको देंगे। जैसे ही मेरा लॉन्च इंस्टेंस हो जाएगा मुझे सारे आईपी एड्रेस मिल जाएंगे, सारे उसका नाम मिल जाएगा, और थोड़ी ही मिनटों में 1 और 2 मिनट्स में मुझे एक रेडीमेड फुल फ्लेज में यूज हो सकता हुआ एक वर्चुअल मशीन मिलेगा जो क्लाउड पे रहेगा, राइट। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्टेप्स, पूरे का पूरा इंस्टेंस का किस हिसाब से हम कंप्यूटर सर्विस बना सकते हैं। अभी मैं आपको अपना एक लॉगिन करके आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट सो आई कैन प्रिपेयर एंड ओपन अप माय स्क्रीन फॉर द सेम। जस्ट गिव मी अ मिनट। ताकि मैं आपको अपना पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बता सकता हूँ। अभी आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको यही चीजें अगर आपको परफॉर्म करनी है तो आपके लिए ऑप्शंस रहेगा कि आप फ्री टायर अकाउंट, अमेजोन का अलग अलग टाइप्स का अकाउंट रहता है, तो उसमें एक टाइप रहता है फ्री टायर। तो फ्री टायर में वो क्या करता है, आपको 12 मंथ के लिए सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। तो भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, वो आप भी परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके पास AWS का अकाउंट है तो। जस्ट फॉर ए टाइम बिंग मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ, पूरा स्क्रीन शेयर करूंगा दोबारा, तो जस्ट गिव मी मिनट फॉर दैट। मुझे अपना पूरा स्क्रीन शेयर करने के लिए hope it is visible to everyone। ओके, सो ये है मेरा AWS मैनेजमेंट का कंसोल। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा खुद का अकाउंट है, और ये जो यहाँ पे है वो रीजन है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एशिया स्पेसिफिक मुंबई है, तो उसका उसने नेमिंग कन्वेंशन दिया AP South 1।
तो इस हिसाब से अभी अमेज़न के इतने रीजन्स अवेलेबल हैं और भी सारे रीजन्स वो डेवलप करने वाले हैं। तो अभी हम जिस सर्विसेज की बात करने वाले हैं तो वो है EC2। यहाँ पे मैंने रिसेंटली यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। अगर आपको नहीं है तो यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो सर्चिंग में EC2 एंड इट विल गिव यू द वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो कि कितनी सारी सर्विसेज है। ये सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल जैसे कि अपना टॉपिक है उसके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। सो आई जस्ट सिलेक्टेड EC2। जो 9 चीजें हमने डिस्कस की हुई है वही चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये है मेरा डैशबोर्ड। अभी इस डैशबोर्ड में मुझे दिखाई देगी कि कितने इंस्टेंस रनिंग है, तो 0 है, क्योंकि मैं कोई भी इंस्टेंस चालू नहीं रखता हूँ, उसको टर्मिनेट ही कर देता हूँ। अगर मैं उसको चालू रखूंगा, रनिंग मोड में रखूंगा, तो उसके चार्जेस है जो डायरेक्टली डॉलर्स में रहते हैं। तो ये बेसिकली मेरा डैशबोर्ड मुझे बताएगी कि क्या क्या सर्विस मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि की पेयर मेरे पास 2 है, सिक्योरिटी ग्रुप्स में 4 है, वॉल्यूम में 2 है, पर वो मैं अभी यूज नहीं कर रहा, तो उसका मुझे चार्जेस नहीं है। की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप्स, वॉल्यूम्स, उसका चार्ज नहीं लगता है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट द इंस्टेंस। सो मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया और नीचे मेरे को ऑप्शंस मिलता है लॉन्च इंस्टेंस विजार्ड। जैसे कि मैं उस पर क्लिक करूंगा, here we can have the options for launch instance। जैसे कि हमने स्लाइड्स में मैंने बताया कि आपके पास सबसे पहला स्टेप्स रहेगा कि वी हैव टू मेक ए सिलेक्शंस ऑफ अमेज़न मशीन इमेज। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। इन केस आपको अगर पता नहीं चला है तो यहाँ पे दिखा है कि हमें किस चीज का रहता है। तो वो एक टेम्पलेट के हिसाब से वर्क करता है, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशंस है, उस चीज़ को हम बोल देंगे इंस्टेंस। राइट। तो यहाँ पे मैं तुरंत ही मतलब विंडोज सर्वर एक सर्च कर रहा हूँ और मेरे पास जो भी पहला सर्वर आया वो आप देख सकते हो कि कितने सारे सर्वर्स अवेलेबल है। अभी मेरा जो अकाउंट है वो फ्री टियर एलिजिबल है, तो मैं वही ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जो मेरे को फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इधर मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ और इसके साथ भी जा सकता हूँ। अभी 2019 का सर्वर चाहिए, मुझे 16 का चाहिए तो 16 का भी ले सकता हूँ, 12 का चाहिए तो 12 का भी ले सकता हूँ। कोई भी सर्वर अगर मेरे पास यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी कंसर्न्स। राइट। तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसका आप आर्किटेक्चर भी देख सकते हो 64 बिट का है। अभी जो सर्वर अगर है तो 64 बिट का ही रहेगा। यूजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहती है वो 32 बिट का भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंपली। जैसे ही मैंने किया, दूसरा मेरा जो डिसीजन रहता है वो है इंस्टेंस टाइप पे। अभी इंस्टेंस टाइप जो फ्री टायर अकाउंट रहता है उसके लिए एक ही इंस्टेंस में एक्सेस कर सकता हूँ, दैट इज T2.micro। अगर मैं कोई और सिलेक्ट करूंगा तो इस पे मुझे चार्ज लगेंगे, ज्यादा चार्ज लगेंगे। जो ये मेरा फ्री में है, ये इस पे मुझे चार्ज लगेंगे। तो आप देख सकते हो कैपेसिटी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि आप देखो कि जितने भी इंस्टेंस है, काफी सारे इंस्टेंस दिए हुए हैं। अभी आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपकी क्या नीड है, उसके हिसाब से आप किसी भी टाइप का इंस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सारा ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल हम T2.micro में जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी वर्चुअल CPU 1 एक CPU प्रोवाइड करेगा और उसकी कैपेसिटी है 2.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। 1 GB मुझे मिलेगा। इंस्टेंट स्टोर अवेलेबल है, EBS ओनली। Network का परफॉर्मेंस low to moderate, that means the average performance I will get. Again, in future, if I want to switch to do IPv6, it is also supported. दूसरा स्क्रीन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मुझे कितने सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, उसको बताएंगे इंस्टेंसेस। मतलब कि एक साथ मुझे 4 सर्वर क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली बता दूंगा 4। अभी मैंने फिलहाल सिलेक्ट किया हुआ है विंडोज। अभी विंडोज का सर्वर मुझे एक साथ 4 चाहिए, तो मुझे स्टोरेज कैपेसिटी टोटल 120 GB का चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। अभी मेरे पास टोटल 30 GB का ही कैपेसिटी है इस फ्री टायर अकाउंट में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही रखूँ, पर आपको अगर सेम कॉन्फ़िगरेशंस के नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो।
मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी मतलब कि जो है, जो मेरा अकाउंट है उसके साथ मुझे अमेज़न एक प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करता है और वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, तो वो मैंने लिया हुआ है। सबनेट मुझे अभी चाहिए नहीं, तो वो अपने आप ही डिफ़ॉल्ट में ले लेगा। ऑटो असाइन मैंने यहाँ पे एनेबल किया, मतलब कि अमेज़न मुझे एक अपना पब्लिक आईपी एड्रेस दे देगा, जिसके हिसाब से मैं सिस्टम को यूज़ भी कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। और जो चीज़ मैंने एक बताई थी कि रोल, अगर मुझे रिस्ट्रिक्शंस करना है, लिमिटेड वे में एक्सेस करना है कि ये जो मैं सर्वर बना रहा हूँ, उस पे स्पेसिफिक रोल ही, मतलब कि स्टूडेंट्स ही एक्सेस करें या फैकल्टी ही एक्सेस करें, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक रोल बनाया हुआ है, जैसे कि मेरा रोल, अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? देन हियर वी हैव ऑप्शंस कॉल्ड यूजर डेटा, जो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रिप्टिंग है, अगर आपको पहले से ही बताना है कि मैं विंडोज सर्वर जब लॉन्च हो तब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे मैं अगर स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें वो जब फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा उससे पहले ही उसमें इंस्टॉल करेगा, बाद में लॉन्च करेगा। पर अभी मुझे लॉन्चिंग में टाइम ज़्यादा वो नहीं करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूँ, जो है हमारा स्टोरेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रूट वॉल्यूम है, स्नैपशॉट दिया हुआ है, स्नैपशॉट मतलब कि मिरर कॉपी के लिए है। और जो मेरा विंडोज सर्वर बनेगा वो 30 GB, मैंने आगे अभी आपको बताया कि जो मेरे पास कैपेसिटी है वो 30 GB का, तो वो पूरा का पूरा ले लेगा। और हियर नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्री टायर कस्टमर्स है उसको 30 GB का ही एक्सेसिबल है, उससे ज्यादा का नहीं है, और वो भी कौन से वॉल्यूम टाइप पे, एसएसडी का, और कोई नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक भी मिल सकता है और एसएसडी मिलेगा, और कोई पर्पज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जितनी कैपेसिटी बढ़ानी है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ईबीएस चाहिए और उसका कैपेसिटी मुझे 30 GB रखना है, तो मैं रख सकता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही मैं यूज करूंगा उसका चार्जेस लगने लगे। सो करंटली आई एम नॉट जस्ट गोइंग विद दैट बिकॉज यू पीपल मे ट्राई ऑन दैट, अगर आपने भी कर दिया तो आपको भी चार्ज लगेंगे, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करता हूँ ताकि आप भी मत करो। एंड नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एड टैग्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि आइडेंटिफिकेशन लिखी है, टैगिंग करता है। तो जैसे कि मैं ये बताता हूँ कि क्या सिस्टम क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि नेम दिया और मैंने बोलूंगा ये वेब सर्वर है। अगर मुझे और टैगिंग करना है, जैसे कि मैं बोला कि आज की तारीख में मैंने क्रिएट किया हुआ सर्वर मुझे अलग तरीके से चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 जून 2021, ये दे दिया। फिर मैं आगे जाके सेट करूंगा अपना फायरवॉल। तो फायरवॉल के अगर मैंने पहले से ही फायरवॉल कुछ बना के रख दिया है तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ न्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, फॉर हर EC2 इंस्टेंस के लिए मैं अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप भी एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली RDP जो है वो रख रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू के स्टेज में मुझे EC2 पूरा का पूरा दिखेगा कि क्या क्या सिलेक्शंस मैंने किया हुआ है, क्या मैंने इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया हुआ है, क्या मैंने स्टोरेज सिलेक्ट किया हुआ है, कौन कौन से टैग दिए हुए हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल रहेगी। जैसे ही मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा, ना इट इज आस्किंग कि भाई क्या करना चाहते हो, कि की पेयर के बनाओगे नहीं बनाओगे। सो अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, और लेट्स क्रिएट वन, नो प्रॉब्लम, ताकि आपको पता भी चले कि किस हिसाब से की का यूटिलाइजेशन है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नाम देता हूँ कि MS ऑन, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट ऑन करके मैंने नाम दिया, तो वो जो की है ये मेरे लोकल में डाउनलोड होगी, जैसे कि आप नीचे स्टेटस बार में देख सकते हो। जैसे क्रिएट हो गई, मैंने कर दिया लॉन्च। अभी जो की डाउनलोड है वो मुझे संभाल के रखनी है, क्योंकि जब आगे मैं इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करने जाऊंगा तब वही की मुझे लगेगी। यहाँ पे वो सारे इंस्टेंस रनिंग है, और देखेंगे लेट्स सी द व्यू इंस्टेंसेस, जो हमने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किया, वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया, वो दिखाएगा। नाउ अभी आप देख सकते हो वो पेंडिंग है, थोड़ी मिनटों में यहाँ पे वो रनिंग दिखाएगा और सिस्टम चेक भी कर लेगा। तो जैसे कि ये अभी मैंने सर्वर क्रिएट किया है,
मतलब सिलेक्ट किया जो भी इंस्टेंस है, तो यहाँ पे मुझे देखो पब्लिक आईपी एड्रेस भी मिल गया, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी मिल गया। नाउ द इंस्टेंस स्टेट इज इंडिकेटिंग रनिंग। अब मुझे इस सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक किया। कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो मुझे बताए कि किस हिसाब से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपना जो प्रोटोकॉल मैंने दिया था सिक्योरिटी ग्रुप में आरडीपी, तो मैं आरडीपी क्लाइंट में जाऊंगा और बताऊंगा कि मुझे एक डेस्कटॉप फाइल क्रिएट कर दे, आरडीपी फाइल क्रिएट कर दे, तो वो मैं डाउनलोड कर लूंगा। अभी वहां पे डिफॉल्ट यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर और मुझे पासवर्ड लेना है। तो पासवर्ड लेने के लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा, तो फिलहाल मुझे वो इंडिकेट करेगा कि अभी जो मेरा इंस्टेंस है वो अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। सो बेसिकली विंडोज का जो इंस्टेंस है वो थोड़ा टाइम लेता है कंपेयर टू लिनक्स। बिफोर लिनक्स में कम टाइम में लेता है, पर विंडोज में थोड़ा सा टाइम इनिशियली लेता है, फिर बाद में इतना टाइम लेता है। मतलब कि आप सोच लो कि वो 4 मिनट में अपना विंडोज सर्वर एक बना के दे देता है और सिर्फ एक्सेस के लिए वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम दोबारा ट्राई करेंगे, शायद हो भी जाए। So let's connect to get password. Still it is taking time. बाकी हम एक्सप्लोरेशन के लिए अभी देखें तो लाइक ये जैसे कि मेरा जो इंस्टेंस है तो इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये वो अभी इनिशियलाइज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही 2 on 2 आ जाएगा, मतलब कि स्टेटस चेक में हमें पता चलेगा कि सिस्टम्स का क्या चेक है और इंस्टेंस इज रेडी और नॉट। यहाँ पे हमें इंटीमेट भी मिल जाएगा। जो नेटवर्किंग है तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देगा, डीएनएस का भी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से दे देगा, मेरा कौन सा वीपीसी मैंने यूज किया है, सब आईडी यूज किया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहीं से कंप्लीटली मिलती रहेगी। जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी जो हमने यूज किया हुआ था, ईबीएस का हमने यूज किया हुआ है, तो ईबीएस दैट इज द रूट वॉल्यूम और उसका क्या कैपेसिटी है 30 GB। यहाँ पे भी हमें दिखा रहा है वो एटएचई है। सिमिलरली आप सिक्योरिटी ग्रुप्स में भी देख सकते हो कि हमने किस हिसाब से हम ये अपने इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, मे बी चालू हो जाए। लेट मी कनेक्ट। यस, अभी वो रेडी है। तो जो भी फाइल मेरा डाउनलोड हुआ था, जो की वाला फाइल, वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो जहाँ पे डाउनलोड है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और ये जो मेरा MS ऑन करके जो की मेरा प्राइवेट की है वो यहाँ पे मैंने असाइन किया, यहाँ पे मैंने ओपन किया, तो वो फाइल अपने आप ओपन हो गया। और जो अल्गोरिदम है, तो यहाँ पे जो अल्गोरिदम है प्राइवेट की और पब्लिक की का वो यूज किया हुआ है, दैट इज RSA करके अल्गोरिदम है जिसकी वो की इंक्रिप्शन पूरा किया। अभी मैं उसको डिक्रिप्ट करूंगा। जैसे ही डिक्रिप्ट कर दूंगा इट विल गिव मी द पासवर्ड। ये है पासवर्ड मोरा पूरा का पूरा। तो ये मैं कॉपी कर लूंगा और मैं अपने नोटपैड में कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और जो हमने आईडीपी, जो हमने कनेक्शन के लिए रिमोट डेस्कटॉप फाइल जो डाउनलोड की, मैं उस पर क्लिक करूंगा। कनेक्ट के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट उसने एडमिनिस्ट्रेटर एज ए यूजर नेम तो यहाँ से ले ही लिया है। जो मेरा पासवर्ड जो था वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। विल आस्किंग फॉर द लाइक सर्टिफिकेशंस कि ये ट्रस्टेड है या नहीं है, तो हम यस बोल लेंगे। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा, आई कैन सी दिस इज माय रिमोट क्लाउड विंडोज सर्वर। अभी थोड़े ही मिनट पहले हमने क्रिएट किया, तो उतनी ही देर के अंदर पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन भी हो चुका है और ये सर्वर भी आपको देखेगा। तो ये पहली बार लॉन्च हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा और पर्सनलाइजेशन प्रोफाइल सेटअप में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा, यू कैन सी आवर सिस्टम इज रेडी टू यूज। जैसे कि उसने बोला था कि आपको 30 GB मिलेगा, तो लेट्स सी, विल चेक कि 30 GB है या नहीं है। तो ये मेरा स्टोरेज यहाँ पे जैसे ही मैं सिस्टम देखा, तो इट इज इंडिकेटिंग 29.9 GB इज अवेलेबल।
भी आप देख सकते हो कि 15 GB का खुद का तो विंडोज सर्वर का इंस्टॉलेशन है, बाकी 15 GB में कुछ भी डेटा यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से कुछ पे नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा वर्चुअल इंस्टेंस रहेगा, वर्चुअल मशीन रहेगा, उसके डेस्कटॉप पे ही आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इस सिस्टम का क्या नाम है, इसका आईडी क्या है। तो वो हर एक पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है, जिसके पास ये यूजर नेम है, जिसके पास ये पासवर्ड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 GB का जो हमने इंस्टेंस सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि 1 GB रैम अवेलेबल है। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो लो टू मॉडरेट है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप सकते हैं। अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम क्लाउड पे है। अभी ये सिस्टम पूरा का पूरा क्लाउड पे है। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैंने अपने लैपटॉप से अमेजोन के सर्वर पे एक दूसरा इंस्टेंस बनाया और थोड़ी देर में उसका पूरा प्रोसेशन भी दिया। अभी यहाँ पे मुझे जितना स्टोरेज करना है, जितनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, मैं कर सकता हूँ। मुझे जिस हिसाब से सर्वर चाहिए वो सर्वर भी क्रिएट कर सकता हूँ। एनीथिंग विच आई वांट आई कैन क्रिएट ऑन इजीली, राइट। तो ये मेरा पूरा का पूरा कनेक्शन है। तो मैं इसको अभी फिलहाल तो बंद कर रहा हूँ कि जैसे कि अपने नॉर्मल सिस्टम्स को शट डाउन करते हैं ऐसे ही शट डाउन कर देंगे। जैसे ही खत्म होगा वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा। फिलहाल अभी भी मेरा इंस्टेंस तो रनिंग है, मतलब मैं क्लाउड को पे तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा इंस्टेंस है तो विंडोज का जो सर्वर है वो मैंने शट डाउन कर दिया, मतलब कि स्टॉप हो चुका है। अभी मैंने टर्मिनेट नहीं किया, टर्मिनेट मतलब कि डिलीट नहीं किया, वो अवेलेबल तो है। अगर मुझे इसको फिर से चालू करना है तो मैं सिलेक्ट करके इंस्टेंस को फिर से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, राइट। तो अब जो नॉर्मल सिस्टम है उसके हिसाब से चालू बंद मैं कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस सिस्टम का अभी कुछ काम ही नहीं है तो मैं उसको टर्मिनेट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं टर्मिनेट करूंगा इट्स आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन कि ये सिस्टम आपको कंफर्म ये टर्मिनेट करना ही करना है। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब एक बार जो मैंने अपना इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिया, देन आई कैन नॉट रिकवर। एक बार मैंने जो सिस्टम जो डिलीट कर दिया तो वो पहले अपने सिस्टम्स उस सिस्टम्स को मैं रिट्राइव नहीं कर सकता हूँ, रिकवर नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि अगर मैंने कुछ उसमें ऐसा डेटा रखा हुआ है रूट वॉल्यूम में तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने उसके लिए अलग से ईबीएस में कुछ डेटा स्टोर किया है तो मैं अपना डेटा अभी भी सेफ है। सिर्फ मैंने मशीन को बंद किया हुआ है, मशीन को डिलीट किया हुआ है, मैंने डेटा को नहीं किया हुआ है। तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आप अलग अलग वेराइटी में इंस्टेंस क्रिएट भी कर सकते हो और उसको जब ना यूज हो उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो, ताकि आपको ज्यादा चार्ज अमेजन को ना देना पड़े। अभी मेरे 5 मिनट के वर्क के लिए अगर आप रियल टाइम में देखना चाहो तो मुझे बाहर से एक पूरा सर्वर लेना पड़ता, मैं उसके इंस्टॉलेशन करता और थोड़ा ही जैसा मेरा काम 1 दिन का 2 दिन का 1 महीने का काम होता, खत्म करने के बाद फिर मैं उस सिस्टम का क्या करता। तो यहाँ पे अमेजोन ने ये पूरा फीचर्स दिया है कि जितना काम था उतना कर दिया तो उसके बाद आप टर्मिनेट कर दो। अभी आपको चार्ज भी नहीं देना है, जितना काम था वो खत्म हो गया तो उतना ही आपको चार्ज देना है। तो ये अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रहता है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी में यूज करता हूँ उतना ही मुझे बिल देना है। सिमिलरली यहाँ पे EC2 का भी वही काम है कि उसके हिसाब से ही वर्क करता है, राइट। So that's end from my side. I think like we have done enough on that. So that's a complete overview and demonstrations on part called AWS EC2 services. Now, if anyone having any questions, then I would like to have from you guys जो भी आपकी questions query है तो आप पूछ सकते हो। Let's see how I can handle from my end. Sir, both धन्यवाद sir. You have given a complete, a practical version of that, which is very useful at this point of time.
Yes. Yes, thank you so much, sir. One question, sir. Like Yeah. you are given about the AWS, right, sir? One Yeah. question is that, sir, how if we go the same instances created or it's the same EC2 experience on the Google Cloud platform, sir? सॉरी, आपका क्वेश्चन है कि गूगल पे भी आपको चाहिए? Yes, sir. Google Cloud platform, sir. ओके, गूगल और EC2 का दोनों का क्या है, टर्मिनोलॉजी सिर्फ चेंज होता है। जैसे कि ये अभी जो EC2 सर्विसेज है वो स्पेसिफिकली अमेजोन के लिए है। अभी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स करके टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ है। दोनों का फंक्शनिंग सेम ही है, मोर और लेस दोनों सेम तरीके से वीजा प्रोवाइड करेगी। उसके में उसमें भी मतलब आप इनिशियली जैसे ही वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने जाओ तब आपको बताना पड़ता है कि किस हिसाब से आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, आपको क्या नेटवर्किंग में चाहिए। तो प्रोसेस वाइज अगर आप गूगल में देखो, माइक्रोसॉफ्ट में देखो या किसी अलीबाबा में देखो तो प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, जस्ट चेंज होगा सर्विसेज। सर्विसेज का नाम मैं बताऊं, जैसे कि अमेजोन में है EC2 है, तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर वर्चुअल मशीन है, उसको कंप्यूटर VM इंस्टेंस कहते हैं, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कहते हैं, वहाँ पे VM इंस्टेंसेस कहते हैं। तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया, बाकी जो फंक्शनिंग पार्ट है, ओवरऑल जो पर्पस है, मोर और लेस दे आर प्रोवाइडिंग द सेम। यस, डेफिनेटली कि गूगल का खुद का एक वो रखने के लिए कुछ अलग तरीके से वो फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, अमेजोन खुद का वो रखने के लिए अलग तरीके से फीचर्स है, पर एट द एंड इन अ नटशेल दे आर प्रोवाइडिंग द सेम, नथिंग मच लाइक दैट। कुछ फंक्शनिंग में, कुछ ऑपरेशंस में, कुछ यूजिबिलिटी में, कुछ रिलायबिलिटी में थोड़ा बहुत प्लस और माइनस है, अदरवाइज दे आर ऑल वर्क लाइक द सेम। आई हैव मेक ए सिलेक्शन ऑफ दिस टॉपिक जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में है वो है अमेजोन। और ज्यादातर जो क्लाइंट्स है वो अमेजोन ही यूज कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली गूगल इज ऑल्सो पिचिंग कि वो भी अभी मार्केट में आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर भी काफी एस्टेब्लिश है, पर जितना अमेजोन ने कवर अप मार्केट किया हुआ है उतना एजूर या गूगल ने अभी तक नहीं किया हुआ है। Hope I answered your questions. Yes, sir. Sir, our question is, sir, Yeah, how please. about the SSL certification for the created web server? SSL सर्टिफिकेशन, Yes, सी sir. वो सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जो आप वर्चुअल पे कुछ क्रिएट कर रहे हो और आपका जो सिस्टम्स है उसमें और जो वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर रहे हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो डिफरेंस के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए आप उस पर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। तो जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर आप वर्चुअल मशीन्स में क्रिएट कर रहे हो तो किसी तरीके का ऑथोराइजेशन होना चाहिए। तो SSL सर्टिफिकेशन के जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया तो उसने 2 बार मुझे वार्निंग दिया था और क्विकली मैंने यस यस कर दिया था। मतलब वहाँ पे मुझे वो सर्टिफिकेट मांग रहा था कि विंडोज सर्वर पे आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो दैट इज ऑथोराइजेशन और नॉट। तो सर्टिफिकेशन के थ्रू मैं मतलब कि वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन दे रहा हूँ, ट्रस्ट एज अ मशीन्स दिखा रहा हूँ, तो वो देना जरूरी था। अगर वो आप नहीं दोगे तो कनेक्शंस मेरा एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। एक सिंपल तरीके से बताओ तो अगर आपने अपना सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज कर दिया हुआ है और अगर आप जीमेल का सर्विस यूज करना चाहोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क, क्योंकि वो सर्टिफिकेट वैलिडेट हर टाइम करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मुझे SSL का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, और वो फर्स्ट टाइम ही रहता है, हर बार नहीं रहता है। Sir, one final question, sir, from the प्लीज participant. प्लीज। They're asking like, as in the Google Cloud platform, we have it for like we have both command line as well as the user interface. But when Yes. it comes to Amazon, it is only from the command line. So, which one should be taken as a better option for any? Let me just show you. Initially, I said like we have the 3 ways to connect. Here, I said that one is the management console. तो मैंने जो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशंस जो पूरा कंप्लीटली दिया, दैट इज यूजर ग्राफिकल, तो कंसोल बेस ही मैंने दिया है। कमांड लाइन का मैंने अभी तक कहीं पे यूज भी नहीं किया है।
जो पूरा का पूरा कमांड और स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है, जो मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया और वो आपको दिखाया भी नहीं, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर और जो अमेज़न का जो मेन एडवांटेज है, व्हाई पीपल आर यूजिंग मोर बिकॉज़ दे हैव प्रोवाइडेड दिस ब्यूटीफुल कंसोल। फॉर अ डेवलपर पर्सपेक्टिव्स और जो कोडर्स रहते हैं, वो ज़्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का यूज़ करते हैं। बाकी जो यूजुअल कॉन्फ़िगरेशंस या आर्किटेक्चर ओरिएंटेड जो एसोसिएट्स होते हैं, वो मैनेजमेंट कंसोल ही यूज़ करते हैं। Okay, तो इट्स नथिंग लाइक कि गूगल में ज़्यादा जीयूआई है या इसमें जीयूआई है, दोनों में जीयूआई है। हर एक का खुद का एक यूसेज है। हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको भी मार्केट में सस्टेन करना है। तो नॉट ओनली अमेज़न के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, गूगल के अंदर भी है, अमेज़न के माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी यही सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो देयर आर ऑलवेज बी अ 3 वे टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड सर्विसेज। जी सर, आपने सही तरह से दिया है सर, completely the elaboration. Thank you so much, sir. On behalf of the organizing committee of the Reaching Locals project, I thank you so much for kindly accepting our request and giving a session on the current topic. Thank you so much, sir. Once again. The pleasure is all of mine. Here I'm just sharing my contact information. If any students, if anyone wants to interact or have any kind of doubt, please email on this. I'm also available on WhatsApp. I'm happy to give you the response as early as possible. So don't worry. आप जब भी कोई भी अगर questions है, आप कभी भी पूछ सकते हो. That's not a problem. It's open for everyone. I'll be happy to reply you people. Thank you so much. Thank you so much. We'll have many more sessions in the future also, sir, with you. Thank you so much, sir. Sure. Thank you so much. Thank And you guys, again. yes, sir. And guys, we request you to come back to our next session on 28th, which is on the in the regional Telugu on the image processing techniques. So we wish you all enjoy the session. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, sir. Bye bye, everyone.